नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की ऑनलाइन क्लासेज अपने फोटोन क्लासेज ऐप पर टोटल क्लासेज प्रोवाइड होंगी। कंप्लीट फिजिक्स की क्लासें, कंप्लीट मैथ की क्लासें और कंप्लीट केमिस्ट्री की क्लासें। तो जो विद्यार्थी कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, वो गूगल प्ले स्टोर से फोटोन क्लासेज ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ आपके कोर्स वगैरह और उनकी प्राइस वगैरह दे रखी है। हम बात करें, एक तो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और एक PDU SU सिक्कर की कोर्सेज चलाते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। और जो एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात कर रहे हैं और एक PDU SU सिक्कर की बात कर रहे हैं। देखो, दोनों का ये जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लासें हैं, दोनों के लिए, एक तो बीएससी के लिए और एक जो बीएससी बीएड। देखो, आपको पता होगा बीएससी का और बीएससी बीएड का दोनों का सिलेबस सेम रहता है। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और PDU SU सिक्कर से अब की बार बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में है, वो आराम से कोर्स परचेज कीजिए और स्टडी को प्रारंभ कीजिए। चाहे वो बीएससी वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो बीएससी बीएड वाले विद्यार्थी हों, दोनों के लिए कोर्स क्या आपके पास है, जो हम पढ़ाएंगे वो सेम ही कोर्स है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं कि बीएससी में अपने बीएससी या बीएससी बीएड एक ही बात है, क्योंकि दोनों का सिलेबस क्या होता है, सेम रहता है और दोनों में सेम बुक रहती है। तो एक तो मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूं आपको। देखो, हम बात करें सिलेबस की, हम बात करें तो अपने 3 पेपर हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में अपने एक ही बुक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं विविक्त गणित। पेपर सेकंड में 2 बुक आपके, एक है अवकलन गणित सेकंड और एक है समाकलन गणित सेकंड। पेपर थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड में 3 बुक है अपने। एक तो बुक कौन सी है, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, और एक हम बात करें त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, एक है समीकरण सिद्धांत, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और एक है सांख्यवज का द्विरूप। ये 6 बुक आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट या बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और शेखावाटी सिक्कर के लिए। ये सभी को ये 6 बुक पढ़नी पड़ेंगी। पेपर फर्स्ट की बात करें, एक ही बुक आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। पेपर सेकंड में 2 बुक हैं और पेपर थर्ड में कितनी बुक आपके, 3 बुक हैं। अब हम बात करें, देखो आपके 3 पेपर लगेंगे मैथ के। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, 3 ही पेपर आपके फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के रहते हैं और 3 ही पेपर आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। मैथ के पेपर की बात करें, ये पेपर आपके 40 नंबर का है। ये बुक आपके 24 नंबर की है और ये बुक आपके 16 नंबर की है। टोटल नंबर हो गए 40। ये बुक आपके 24 नंबर की है, ये बुक 8 नंबर की है और ये बुक भी 8 नंबर की है। ये टोटल कितने हो गए, वही 40। तो तीनों पेपर मैथ में भी कितने नंबर के होते हैं, 40-40 नंबर के तीनों पेपर होंगे आपके। टोटल थ्योरी की बात करें हम, थ्योरी कितने नंबर की होगी आपके, 120, और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा अपने, 30 नंबर। टोटल कितने हो गए, 150 हो गए।
तो टोटल कितने नंबर होंगे आपके 150 होंगे। तो बात समझ में आ रही होगी आपके, चाहे वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के हों चाहे बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के हों, दोनों की ये बुक चलती हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट में भी ये 6 बुक चलती हैं। नंबर फिक्स रहते हैं। पेपर फर्स्ट में 1 ही बुक है, पेपर सेकंड में 2 बुक है, पेपर थर्ड में 3 बुक है। ये 2 बुक मिलाकर 40 नंबर की है, अकेली बुक 40 नंबर की है, तीनों बुक मिलाकर कितने नंबर की है? 40 नंबर की है। तो आराम से पढ़ना, जैसे जैसे मैं कोई भी पेपर आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं जानकारी देता जाऊंगा आपको। तो आज हम एक पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, उस पेपर के बारे में आप समझो। देखो, सबसे पहले मैं आज से आपका इजी पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड की कौन सी बुक लेके चल रहे हैं हम? समाकलन गणित सेकंड लेके चल रहे हैं। कौन सी बुक लेके चल रहे हैं? समाकलन गणित सेकंड। तो पेपर सेकंड में आपको कौन से बुक पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले समाकलन गणित सेकंड। और समाकलन गणित सेकंड देखो होता क्या है, आपको मैं डिटेल से समझाऊं। जैसे पेपर सेकंड की बात ही कर ली, देखो आपके पेपर सेकंड कितने नंबर का होता है? 40 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 40 नंबर का। तो यूनिट आती है आपके बीएससी मैथमेटिक्स में, आपके कितनी यूनिट आएंगी? पेपर कोई चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, आपके प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट आएंगी। प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होगी। प्रत्येक यूनिट में ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट आ गया उसके 2 पार्ट आ गए, अथवा में सेकंड आ गया उसमें भी 2 क्वेश्चन आ गए। जैसे 4-4 नंबर का आ गया ये, अथवा में भी 4-4 नंबर का आ गया। चाहे ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर दो चाहे ये दोनों सॉल्व कर दो, एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। एक यूनिट कितने नंबर की होगी? 8 नंबर की हो गई। आपको पता है ये स्टार्ट कर रहे हो इसी के दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, अथवा वाला सॉल्व कर रहे हो ये सॉल्व कर रहे हो, तो इसी के आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक यूनिट कितने नंबर की होती है? 8 नंबर की होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें 2 ही आए, 2 की जगह कितने आ सकते हैं? 3 भी आ सकते हैं। 3 आएंगे तो वो तीनों मिलाकर कितने नंबर के हो जाएंगे? 8 नंबर के। कहने का यूनिट कितने नंबर की होती है? 8 नंबर की। ऊपर वाला क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, अथवा वाला क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये 3 यूनिट तो कहां से आएंगी? आपके अवकलन गणित सेकंड से आएंगी। जब मैं अवकलन गणित पढ़ाऊंगा इस समाकलन के बाद, तब आपको समझाऊंगा कि अवकलन गणित में कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। मैं सबसे पहले समाकलन, आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हो। अरे इनसे कुछ नहीं होगा। जैसे मैं पहले समाकलन गणित पढ़ा रहा हूँ, समाकलन गणित की मैं कौन कौन सी यूनिट पढ़ा रहा हूँ आपको? 4 और 5। क्या थोड़ा सा ये समाकलन वगैरह आपका पढ़ा हुआ है पीछे, तो जिससे आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट से क्या हो जाएगा? एक जुड़ाव हो जाएगा। ये थोड़ी है कि सर अवकलन तो पहले मैं आपको समाकलन पढ़ाऊंगा, तो आप समझ गए होंगे कि 3 यूनिट तो कहां से आएंगी? पेपर सेकंड की अवकलन गणित से। और 3 यूनिट कहां से आएंगी? 3 यूनिट तो अवकलन गणित से आएंगी, और 2 यूनिट बच गई। 2 यूनिट कहां से आएंगी? आपकी समाकलन गणित से आएंगी। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 है, वो कहां से आएगी? आपकी समाकलन गणित से आएगी। तभी तो समाकलन गणित कितने नंबर की होती है? 16 नंबर की होती है। अवकलन गणित कितने नंबर की होती है? 24, क्योंकि अवकलन गणित से कितनी यूनिट आती है? 3। एक यूनिट कितने नंबर की होती है? 8 नंबर की। तो 3 यूनिट यहाँ से 24, 2 यूनिट वहां से समाकलन गणित से, 8 8 16, 24 16 40। पेपर सेकंड कितने नंबर का हो गया? 40 नंबर का हो गया। तो मैं अब जानकारी दे देता हूं आपको, समाकलन गणित के बारे में जानकारी दे देता हूं। बहुत ही प्यारी बुक है, आपका जुड़ा हो जाएगा। इस बुक को आप ध्यान से मेरे साथ के साथ पढ़ोगे बीएससी से, तो एक एक बात को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बता दूं, तो जो पेपर सेकंड आएगा उसकी यूनिट 4 और जो यूनिट 5 है उसके क्वेश्चन आपको कहां से दिखाई देंगे? समाकलन गणित सेकंड वाली बुक से। चैप्टर भी फिक्स रहते हैं। यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड, और यूनिट 5 में 3, 4 और 5। तो यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड। यूनिट 5 में आपके 3 चैप्टर हैं, 3, 4 और 5। यदि आप ये 5 चैप्टर कर लेते हो कवर, तो आपके 16 नंबर कवर हो गए। कहने का अर्थ आपके पेपर सेकंड की 2 यूनिट कवर हो गई।
तो ध्यान से पढ़ना, साथ के साथ पढ़ना। माज लेके चल रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फिर 4 और फिर 5, और पांचों चैप्टर पढ़ते ही आपके 16 नंबर पक्के हो गए। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थी, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, सभी प्यारे विद्यार्थियों को, आपको देखो ये जैसे आप 12th में तो आप जाके बोल देते हो कि 12th की बुक्स दो, आप मैथ की दो, फिजिक्स की दो, केमिस्ट्री की दो। ऐसे जाके आप दुकान वाले को आपको ऐसे नहीं बोलना कि हमारे को ये बुक्स दो, उनको बोलना है कि हमें JPH की बुक दो। वो मैथ में आपको बुक कौन सी परचेज करनी है? JPH की, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की बुक अनेक चलती है, RBD की भी आती है, मैथ की, CBH की भी आती है, विज्ञान तकनीकी प्रकाशन की भी आती है, बहुत सी आती हैं बेटे। लेकिन जो अपना चाहे वो BSc पार्ट फर्स्ट के हों, चाहे BSc B.Ed पार्ट फर्स्ट के हों, चाहे वो शेखावाटी वाले हों, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वाले विद्यार्थी हों, सभी को JPH की बुक परचेज करनी है। जो आपका पेपर सिलेक्ट होता है वो कहाँ से सिलेक्ट होता है? JPH वाली बुक से, जयपुर पब्लिशिंग हाउस बुक पे लिखा हुआ आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक तो बुक्स वगैरह परचेज कर लो। बुक्स के मैंने नाम बता दिए, ये 6 बुक आप ले आओ। मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए 3 बुक हैं, फिजिक्स वाले सर आपको बता देंगे। केमिस्ट्री के लिए भी 3 पेपर होते हैं, वो सर आपको बता देंगे केमिस्ट्री वाले। तो आज आप ढालिए चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो एक्सरसाइज फर्स्ट की बात करें तो इसमें हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन और पढ़ेंगे हम बीटा फंक्शन। क्या नाम है? गामा फलन एवं बीटा फलन। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है अपने? समाकलन गणित जो सेकंड वाली बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट का नाम है गामा फलन एवं बीटा फलन। कौन सी यूनिट चल रही है? 4। कौन से पेपर की? ये पता रहना चाहिए आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं पढ़ रहे हो पता ही नहीं। यहाँ BSc में पूरी बुक नहीं रहती, यहाँ फिक्स रहते हैं कि आपको ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया यूनिट 4 में आपको फर्स्ट और सेकंड, यूनिट 5 में आपको थर्ड, 4 और 5 चैप्टर पढ़ना है। तो हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हम चैप्टर फर्स्ट में एक तो गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज पढ़ाता हूं आपको गामा फंक्शन के बारे में। देखो गामा फलन की बात करेंगे तो परिभाषा छोटी सी है। n के धनात्मक मानों के लिए, n के धनात्मक मानों के लिए समाकलन 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx को गामा फलन कहते हैं। n का फलन होने के कारण, n का फलन होने के कारण इसे गामा n से लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि गामा n बराबर क्या होता है? 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। गामा फलन किसको बोला जाता है? ध्यान से पढ़ो। देखो n के धनात्मक मानों के लिए जो समाकलन होता है, इस समाकलन को क्या कहते हैं? गामा फलन कहते हैं। और इसमें n के पद हैं, तो n का फलन होने के कारण इसे किसे लिखा जाता है? गामा n से लिखा जाता है। गामा का साइन होता है बेटे, किसका साइन होता है? इसको गामा बोला जाता है, जैसे गामा 2, गामा n। तो गणितज्ञों ने इस समाकलन को किससे लिखा था? कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि गामा n बराबर ये होता है, नहीं। इस समाकलन को किससे लिखा गया था? गामा n से लिखा गया था। आपको याद करना है कि गामा n बराबर क्या होता है? 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ओके, तो बात समझ में आ गई। गामा फंक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गामा n बराबर क्या होता है। इस समाकलन को किससे लिखा गया था? गामा n से लिखा गया था। बात समझ में आ रही है? तो
एक बार वीडियो को रोक के आप उतारते रहा करो, क्योंकि अब कंप्लीट आपको एक एक शब्द पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि घास काट दिया, आज क्या पढ़ा रहे हैं, कल आएंगे क्या पढ़ाएंगे। आपके सामने बुक्स रहनी चाहिए, बुक्स की एक एक डेरिवेशन, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको इस ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर ऑनलाइन कोर्स भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा। देखो इसके बाद कुछ आपसे सिद्ध करवा रहा है, वो समझो आप। जैसे एग्जाम में आ जाए आपके आगे टॉपिक देखोगे आप, आगे टॉपिक कौन कौन सा है, प्रूव दैट। जैसे अपने 3 टॉपिक आ गए। फर्स्ट है सिद्ध कीजिए गामा n प्लस 1 बराबर क्या होता है, n गामा n, वेयर जहां n ग्रेटर देन 0 है। सेकंड क्या है, गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और थर्ड क्या है अपने गामा n इक्वल क्या होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फॉर इज n कहां से लेते हो आप, कैपिटल N से लेते हो। अब 3 बातों को हम सिद्ध करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कौन से पॉइंट की बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि गामा n प्लस 1 बराबर क्या होता है, n गामा n होता है जहां n क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो इनको प्रूफ करवाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को प्रूफ करवा रहे हैं। ध्यान से देखिए, लिख देना चूंकि गामा n प्लस 1 बराबर हमें ये प्रूफ करना है। तो अब आपसे मैं पूछूं, लिख देना डायरेक्ट, चूंकि हम जानते हैं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे को बताएंगे गामा n प्लस 1 बराबर क्या होता है। 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर माइनस x और dx, ये होता है गामा n प्लस 1 बराबर। अभी गामा n का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है आपको, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x और dx। तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, दोनों पक्षों में n की जगह आप क्या रख दोगे, ये तो होता है गामा n बराबर 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x और dx। तो गामा n प्लस 1 क्या होगा, n की जगह आपको क्या पुट करना है, n प्लस 1। तो देखो आप इधर n प्लस 1 लोगे, इधर भी आपको n प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो n ही आएगा आपके पास। तो ये गामा n प्लस 1 बराबर होता है। अब इसको आगे हमें गामा n प्लस 1 की वैल्यू, गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n प्रूव करनी है हमें। तो आपको पता है यदि इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसको फर्स्ट डॉट सेकंड या u डॉट v जो भी आप बोलते हैं उससे आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट किसको मानोगे, आइलेट के अनुसार आप देखो एल्जेब्रिक x की पावर n, इसको फर्स्ट मानोगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांक की फलन है e की पावर माइनस x, इसको क्या मानना पड़ेगा, सेकंड। आपको पता भी होगा फर्स्ट डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट को बाहर लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, दिखाई दे रहा है या, माइनस वही है। फर्स्ट का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, फिर कंप्लीट का और क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन करते हो आप। तो बात समझ में आ रही है, वही है, फर्स्ट को बाहर लेना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस। इसके बाद क्या करते हो आप, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होगा आपको पता है, x की पावर n का क्या होगा, nx की पावर n माइनस 1, और e की पावर माइनस x का आपको पता है माइनस e की पावर माइनस x होगा। और फिर कंप्लीट का भी आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब देखो यहाँ लिमिट क्या आएगी, 0 टू इनफाइनाइट, इसका समाकलन हो चुका, फर्स्ट को आपने बाहर लिया था, सेकंड का आप इंटीग्रेशन किया था, इसका समाकलन कंप्लीट हो गया, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 टू इनफाइनाइट। अभी उसका एक बार और करना पड़ता है, लिखना नहीं है आपको, एग्जाम में समझाने के लिए लिखा है मैंने, ओके। इसके बाद हम बात करें, अब देखिए सबसे पहले आप यहां से मेरे को बताइए ये लिमिट किसकी है। देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपको पता है कि किसके लिमिट है, x की लिमिट है। तो पहले आप x की जगह क्या लोगे, इनफाइनाइट लोगे, इनफाइनाइट की पावर n भी कितना होगा, इनफाइनाइट, x की जगह इनफाइनाइट लोगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0, और e की पावर प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, ये होती है। तो आप जब x की जगह इनफाइनाइट लोगे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, लेकिन जब x की जगह यहाँ इनफाइनाइट लोगे, इनफाइनाइट की पावर n इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट इंटू 0 क्या होता है, n निर्धारी होता है।
तो अभी आप डायरेक्ट आप मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं। देखो लिमिट किसकी है, देखो सबसे पहले आप x की जगह इनफाइनाइट लोगे क्योंकि x की लिमिट ही है। तो आप मेरे को कोई आपको पूछे कि इसका मान बताइए इनफाइनाइट पर क्या होगा, उतारना नहीं है, समझा रहा हूँ थोड़ा सा मैं। आपको कोई पूछे कि x इक्वल इनफाइनाइट पर इसका मान क्या होगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इस समाकलन का, इस वैल्यू का मान क्या होगा, तो आप ऐसे निकालोगे। बेटे आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको पता है x की जगह इनफाइनाइट लेंगे तो कौन सा रूप बनेगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगा। x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, इनफाइनाइट की पावर n भी क्या होता है, इनफाइनाइट। x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, e की पावर इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। e तो आप जानते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e इक्वल क्या होता है 2.718 होता है, 2.718 बेटे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है। तो आपको पता है ना जब 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आता है तो कौन सा नियम लगाया जाता है, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता है। डीएल हॉस्पिटल नियम से क्या होगा, अंश का अंश में अवकलन, हर का हर में अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष करते हैं, जो लिमिट होती है। x लिमिट है तो x की पावर n का x के सापेक्ष क्या होगा, n x की पावर n-1 e की पावर x का। अब दोबारा आप वही देखोगे, आप x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट बाई क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो आपको बेटे कितनी बार डीएल हॉस्पिटल नियम लगाना पड़ेगा, आपको n बार लगाना पड़ेगा। तो n बार डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे आप तो क्या होगा, देखो जानकारी के लिए बता दूं, जैसे x की पावर 4 का 4 बार अवकलन क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल। x की पावर 5 का 5 बार अवकलन क्या होता है। ऐसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जब n बार डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओगे तो n बार अवकलन होगा x की पावर n का, और x की पावर n का n बार अवकलन क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। और e की पावर x का तो कितनी बार करो, e की पावर x ही आएगा। तो आप सबसे पहले देखोगे हमें इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पता है x की लिमिट है, x की जगह इनफाइनाइट लेना है, कहने का लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा इसको अपॉन में लेके आओगे, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। आप सभी प्यारे विद्यार्थी लिमिट को सॉल्व करना जानते होंगे, चाहे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो चाहे 0/0 हो। डीएल हॉस्पिटल रूल रखता है, डीएल हॉस्पिटल नियम से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, अंश का अंश में हर का हर में। एक बार लगाओगे फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, दोबारा करोगे आपको पता है, दोबारा क्योंकि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है तो दोबारा डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओगे, दोबारा अवकलन करोगे, वही n तो है ही, अब की बार x की पावर n-1 का करोगे तो क्या आएगा, n-1 x की पावर n-2 आएगा। फिर आप लिमिट लगाओगे वही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो ऐसे आपको n बार क्या लगाना पड़ेगा, डीएल हॉस्पिटल नियम, जिससे वो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला जो कंडीशन है वो हट जाएगी, लास्ट में आ जाएगा। अब देखो आपने n बार डीएल हॉस्पिटल नियम लगा दिया तो हमें पता है n बार अवकलन करेंगे तो n फैक्टोरियल। और अब बताइए क्या आएगा, फिर लिमिट लगाओगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी तो कितना आएगा, 0 आएगा। दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं। फिर लास्ट में लिमिट लगाओगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी तो यहां से n फैक्टोरियल e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो बात समझिए में आगे होगी, एक बार रफ कॉपी में उतारना आपको, ओके। तो वीडियो को रोक के उतार लो आप। देखो अब हम बात करें तो हमें अभी पता चल गया कि तो इसको लिख ही देंगे, डायरेक्ट 0 आएगा, अपने को पता है बेटे क्या आएगा। तो साइड में लिख देना, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर -x बराबर क्या होता है, 0 होता है। n टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि लिमिट हमें पता है 0 टू इनफाइनाइट x की लिमिट है, तो भी निकाला था ना आपने, इसकी वैल्यू फाइंड की थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो बेटे x की जगह इनफाइनाइट लेंगे तो भी 0 आ रहा है, वो देख लिया। और x की जगह 0 लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 की पावर n 0 होता है, x की जगह 0 लेंगे, e की पावर 0 1 होता है, और 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो ये कंप्लीट 0 आएगा। इनफाइनाइट लेंगे तो भी 0, 0 लेंगे तो भी 0। तो ये तो 0 हो गया। और ये क्या बचेगा, n को बाहर लेंगे, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। बेटे आपको पता होगा ये एंड, ये किसका फॉर्मूला है बताइए आप मेरे को, गामा n इसी को बोला जाता है। तो देखो हमने प्रूव कर दिया, गामा n + 1 बराबर क्या दिखा दिया, n गामा n।
तो बात समझ में आ गई होगी। गामा एन प्लस वन क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया। गामा एन से हम जानते हैं, उसमें एन की जगह दोनों पक्षों में एन प्लस वन रख दिया, हमने फर्स्ट डॉट सेकंड से इसका इंटीग्रेशन किया, ये आया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, वो क्या आ गया, एन 12 आ गया, और इसको हमने क्या लिख दिया, गामा एन। ये हमें प्रूव करना था। तो आराम से वीडियो को रोको और आप उतारो। अब देखो हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड आपको क्या प्रूव करना है वो देखिए आप। सेकंड हमें प्रूव करना है कि गामा वन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो वही वी नो दैट, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा एन बराबर क्या होता है, मेरे को बताओ, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 और ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है गामा एन बराबर क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अब आपको क्या लेना है, लिख देना है सिंपल, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में n इक्वल 1 लेने पर, क्यों लिया आपने n इक्वल 1 ही बेटे, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह 1 लेना पड़ेगा। और आपको पता है गामा n के धनात्मक मानों के लिए सत्य होता है ये, तो n की जगह 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हमने दोनों पक्षों में 1 फुट कर दिया, तो 1 फुट करेंगे तो गामा 1 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर 1 माइनस 1 ये आएगा, आपको पता है। n की जगह 1 फुट करोगे तो गामा 1 इक्वल कितना आ गया, x की पावर 0 1 हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर माइनस एक्स और dx। समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बताइए आप मेरे को, e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, फिर x की जगह 0 लेंगे। देखो सब जानते हैं 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 0 के पहले चाहे प्लस हो, चाहे 0 के पहले माइनस हो, चाहे सिंपल 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, 0 आएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है, लेकिन जब x की जगह 0 लेंगे, e की पावर 0 1 होता है, तो माइनस 1 आ गया। लेकिन लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो फॉर्मूले वाला भी माइनस आकर वो क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो ये हमने देखो गामा 1 की वैल्यू क्या दिखा दी, 1। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए आप, छोटी छोटी बातें इनको साथ की साथ आप पढ़ते रहो। देखो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, बात कर रहे हैं इसके। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिखाना है वो समझो आप। थर्ड पॉइंट में हमें दिखाना है कि गामा एन इक्वल क्या होता है, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। गामा एन की वैल्यू क्या होती है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप ये इसको कैसे प्रूव करोगे वो देखो, तो डायरेक्ट ही बता दूं मैं, थर्ड को प्रूव करवा रहे हो। गामा एन बराबर क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। बेटे हम जानते हैं कि गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन होता है। बेटे जब इससे हम एन वहाँ क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो एन अब आप कैपिटल एन से ले रहे हो। कैपिटल एन सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृत संख्याएं ग्रेटर देन 0 होती हैं, तो एन कैपिटल एन से ले रहे हैं तो हमें पता है एन क्या है, 0 से बड़ा है। देखो गामा एन प्लस 1 बराबर क्या होता है, एन गामा एन होता है। अब आप यहां से बताओ, गामा एन की हम बात करें, गामा एन को क्या ये लिख सकता हूं क्या मैं, गामा एन को ये लिख सकता हूं क्या, एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। क्या दिक्कत है, हम ये तो सीखे थे यहां से कि एक कम लिख, जैसे n प्लस 1 है तो क्या लिखा जाता है, एक कम लिखा जाता है, n और गामा के अंदर भी n, तो एक कम ही लिख रहे हो आप, n माइनस 1 और गामा n माइनस 1। अब ये बताइए, तो आप मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, गामा n माइनस 1 एक कम लिखा जाता है। देखो n प्लस 1 है तो गामा n माइनस 1 है तो आप क्या लिखोगे, n माइनस 2 गामा n माइनस 2। ऐसे मैं आपसे पूछूं n माइनस 1 n माइनस 2, गामा n माइनस 2 को क्या लिखोगे आप, n माइनस 3, और यहाँ से क्या लिखोगे, गामा n माइनस 3 लिखोगे। तो ऐसे एक एक कम करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे आप बताइए, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। बेटे ऐसे आपको पता है, ऐसे ही आप
कहाँ तक जाओगे, 1 गामा 1 तक जाओगे कि कम होते, जैसे n-2 फिर n-3 गामा n-3 फिर कम होते होते कहाँ तक जाओगे, क्योंकि n कैपिटल N से लेके चल रहे हैं तो लास्ट हमें पता है हम कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि n कहाँ से, कैपिटल N से, कैपिटल N आपको पता है। तो ऐसे करते करते हम 1 गामा 1 तक जाएंगे। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ही आएगा, लिख देना गामा 1 इक्वल 1। तो आपको पता है ये क्या है, बताइए आप। अब कोई जैसे मान लीजिए 10 है और 10 के गुणा में 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, 10 से स्टार्ट कर रहे हो आप, एक घटते हुए क्रम में लिख रहे हो 1 तक, तो 10 का फैक्टोरियल होता है। तो n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 तक चल रहे हैं, तो ये क्या है, n-1 का फैक्टोरियल है। ओके, तो बेटे आप फॉर्मूला सीख गए, गामा n बराबर क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। तो कोई आपको पूछ लेना कि गामा 5 की वैल्यू बताओ, तो जब गामा के अंदर क्या हो, नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो, तो आपको उसको आंसर क्या देना है, गामा 5 बराबर क्या होगा, 5 - 1 का फैक्टोरियल, कहने का 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। ओके, तो अब धीरे धीरे आप वैल्यू निकालना भी सीख गए। जैसे कोई गामा 10, तो ये उन्हीं के लिए फॉर्मूला लागू होगा जब n कहाँ से हो, कैपिटल N से हो, n कहाँ से हो, कैपिटल N से हो। तो बात समझ में आ रही होगी। जैसे आप बोलोगे सर फिर आप एक काम करो, गामा 1 की वैल्यू से, हाँ गामा 1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि n 1 भी कहाँ से, कैपिटल N से ही है, तो मैं गामा 1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं जानता हूँ गामा n बराबर क्या होता है, n-1 का। ये तो सीखिए कि जब या n कैपिटल N से हो तो एक कम लिख दिया करो, तो 1 है तो हम क्या लिखेंगे, एक कम, 0 फैक्टोरियल। और आपको पता होगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पता है ना सबको, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपने प्रूव कर दिया बेटे, ये उतार लो आप। तो एक एक बात को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को रोक के उतार लिया करो। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर 0 फैक्टोरियल 1 कहाँ से होता है, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, ये तो आपने सुना होगा ना, जैसे n फैक्टोरियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कहीं भी रोक सकते हो। जैसे n फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो ना, n × n-1 का फैक्टोरियल। जैसे आप जानते हो ना 10 को कहीं भी रोक सकते हो आप, 10 × 9 का फैक्टोरियल, 12 को आप कहीं भी रोक सकते हो, 12.11, आगे ले जाओ 11.10 का फैक्टोरियल। तो ये जानते हो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। अब ये बताओ मेरे को आप, n-1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n, दोनों पक्षों में n की जगह मैं 1 ले रहा हूँ, 1 लूंगा तो मेरे को पता है ये तो आएगा 0 फैक्टोरियल, ये आएगा 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, पता आपको। तो अपने पास देखो यहाँ से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो एक एक बात को ध्यान से पढ़ते रहो, ये फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं लेंगे, इसी प्रकार आपकी स्टडी चलेगी। किसी प्रकार की आपको परेशानी हो आप कमेंट्स करके बता देना, ऐप पर चैट्स का ऑप्शन भी रहेगा कि वहाँ आप बता दोगे सर ये क्वेश्चन हमारे को अभी तो दिक्कत क्या है, अभी तो जो पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को आप पढ़ो, कोई बात रिवाइज करनी हो तो आप कमेंट्स करके बता दिया करो, धीरे धीरे चलेगा। फिर चैप्टर वगैरह हम सॉल्व करवाएंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए तो आपको यदि वो आते हैं तो ठीक है, एक भी विद्यार्थी को यदि क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि सर वो क्वेश्चन भी आप बताओ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी और जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं उनके बीएससी पार्ट फर्स्ट की बैच रेगुलर प्रारंभ हो चुके हैं ऑफलाइन क्लासेज के, तो वो विद्यार्थी भी जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर अपनी स्टडी को प्रारंभ करो। और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं उनको गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ से कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। यूट्यूब पर आपको सभी क्लासेज नहीं मिल पाएंगी, यूट्यूब पर तो कुछ क्लासेज हम अपलोड करेंगे जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्यारे विद्यार्थियों तक पहुँच जाए। ओके।